नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं अध्याय 4 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और इस अध्याय में पुनर्गठन होने जा रहा है किसी साझेदार का सेवानिवृत्त होना अर्थात रिटायर हो जाना या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना। जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करने के लिए हमें एक पुनः मूल्यांकन खाता बनाना होता है, उसके बाद साझेदारों का खाता और आखिरी में तुलन पत्र। और इसी तरह का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो चलिए एक उदाहरण के साथ इस प्रश्न को किया जाए। प्रश्न आपके सामने है। 31 मार्च 2007 को मोहित, नीरज और सोहन का तुलन पत्र आपके सामने, जिसमें दायित्व हैं लेनदार, मोहित, नीरज, सोहन की पूंजी और एक सामान्य संचय। और परिसंपत्तियों में आपके पास हैं भवन, मशीन, स्टॉक, देनदार व बैंक में रोकड़। देखिए, और जब भी पुनर्गठन होता है वह किसी भी कारण से हो, प्रवेश से हो, रिटायरमेंट से हो या किसी साझेदार की मृत्यु से हो, कुछ शर्तें तो रखी ही जाती हैं। तो ठीक उसी तरीके की शर्तें इस प्रश्न में भी दी गई हैं। जैसे भवन का मूल्य 20% अधिक पाया जाएगा, तो यह एक फायदा है और पुनः मूल्यांकन खाते में इसको क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा। देनदारों का डूबत ऋण 15% तक बढ़ाएं। देनदार 20,000, इनका 15% 3,000 होता है, परंतु पहले से ही यह 1,000 आपको दिया हुआ है, अर्थात 2,000 प्रावधान और बनाना होगा। तीसरी शर्त है मशीनरी पर 20% ह्रास, डेप्रिसिएशन। 50,000 का 20% 10,000 रुपए से मशीन की कीमत में कटौती की जाएगी। उसके बाद चौथी शर्त इस प्रश्न की रीढ़ की हड्डी है। जैसे फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपए हुआ। हम पहले ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि ख्याति जाने वाले साझेदार को दी जाएगी और यह किसके द्वारा दी जाएगी? यह दी जाएगी उन साझेदारों के द्वारा जिनका लाभ अनुपात में लाभ होने वाला है, अर्थात अभिलाभ। इस प्रश्न में जाने वाले साझेदार का नाम है नीरज। नीरज दूसरा साझेदार है और नीरज की ख्याति का हिस्सा उसके लाभ अनुपात के हिसाब से निकाला जाएगा और उस मूल्य की पूर्ति मोहित और सोहन करेंगे। अब पांचवी शर्त यह कही गई है, नीरज के जाने के बाद कुल पूंजी 1,20,000 रुपए तय की गई है। अब प्रश्न की मांग यह है कि आप एक पुनः मूल्यांकन खाता बनाएं, साझेदारों के खाते बनाएं और तुलन पत्र नीरज के फर्म को छोड़ जाने के बाद। चलिए एक एक करके सभी शर्तों के साथ न्याय करते हैं। पहली शर्त है भवन का मूल्य 20% अधिक है। आप देख सकते हैं भवन 1,00,000 है और इसका 20% अधिक हो जाना फर्म के लिए फायदा है और यह पुनः मूल्यांकन खाते में जमा राशि में लिख दिया जाएगा। दूसरी शर्त है देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान 15% तक बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं देनदार 20,000 हैं, 20,000 का 15% 3,000 और प्रावधान 1,000 पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब 2,000 का प्रावधान और बनाना होगा, जो फर्म के लिए एक घाटा है। अब आते हैं तीसरी शर्त पर। मशीनरी पर 20% ह्रास लगाएगा। मशीन जो कि 50,000 है, इसका 20% 10,000, यह भी फर्म के लिए घाटा है। अब आप देख सकते हैं जमा राशि 20,000 और नाम राशि 12,000।
और जो लाभ हुआ वह हुआ 8,000। यह पुराने सभी साझेदारों को उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा, जो 2:1 है। 4,000, 2,000 और 2,000। अब दूसरा खाता जो हमें बनाना है वह है साझेदारों के खाते। तुलन पत्र के हिसाब से मोहित, नीरज और सोहन, इनके पूंजी का शेष 80,000, 40,000 और 40,000 है। और तुलन पत्र में ही आपको एक सामान्य संचय, जनरल रिजर्व अर्थात पुरानी सेविंग, अब इस संचय को इन पुराने साझेदारों ने ही जोड़ा था, तो इस संचय पर पुराने साझेदारों का हक पुराने अनुपात में होगा, जो है 20,000। 20,000 को अगर 2:1 के अनुपात में पुराने साझेदारों को बांटें तो वह बनता है 10,000, 5,000 और 5,000। अब जैसे कि आप पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ पहले ही निकाल चुके हैं, वह भी 4, 2 और 2। इस तरीके से पुराने साझेदारों को पुराने लाभ अनुपात में ही बांट दिया जाएगा। अब चलते हैं सबसे मुख्य शर्त पर, जो है ख्याति की शर्त। ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये किया गया था। 72,000 रुपये में जाने वाले साझेदार का हिस्सा 1/4 अर्थात 18,000 रुपये है। और यह 18,000 रुपये पुराने साझेदार, या कह लीजिए बचे हुए साझेदार, जिनका नाम है मोहित और सोहन, अपने अनुपात में, अपने अभिलाभ अनुपात में जाने वाले साझेदार को देंगे, जो 12,000 और 6,000 बनता है। देखिए, क्योंकि जाने वाला साझेदार अपनी कैपिटल बढ़वाना चाहता है, अपनी पूंजी बढ़वाना चाहता है, तो वह जमा क्रेडिट साइड से बढ़ेगा 12 और 6, और जो साझेदार रह जाएंगे वह डेबिट हो जाएंगे 12 और 6। विद्यार्थियों, यहां आपको ध्यान देना है, जितनी भी शर्तें और जितना भी प्रश्न अभी तक हमने पूरा किया है, यह सामान्य सवाल था। अब यहां हम इस खाते को बैलेंस करेंगे और जो हमको शेष मूल्य पता लगे वह है मोहित का 82,000, नीरज 65,000, सोहन 41,000। अगर प्रश्न हमें पूंजी की रकम जो पहले से ही 1,20,000 तय करके दी गई थी उसके बारे में कुछ ना कहता तो प्रश्न यहीं खत्म हो जाता। नीरज, जो कि जाने वाला साझेदार है, उसको हम या तो उसको रोकड़ दे देते या इस 65,000 रुपये को अपना कर्ज मान लेते, परंतु प्रश्न ने हमसे यह कहा है कि नीरज के फर्म को छोड़ जाने के बाद फर्म की कुल पूंजी 1,20,000 दोनों पुराने साझेदार अपने लाभ अनुपात अर्थात 2:1 में बांट लेंगे। यदि किसी को पैसा लाना होगा तो वह लाएगा, और अगर हिसाब से किसी का पैसा निकालना बनता होगा तो वह निकाल लेगा। तो चलिए देखते हैं साधारण प्रश्न के खत्म होने के बाद किस तरीके से पूंजी की शर्तों को प्रश्न पूरा करता है। आप देख सकते हैं कि इस 82,000 को, 65,000 को और 41,000 को ऐसे का ऐसा क्रेडिट साइड में भेज दिया गया। और अब लाभ अनुपात के हिसाब से 1,20,000 जो शेष साझेदार हैं मोहित और सोहन, उनको पहले से ही शेष रखा गया है।
अब 82,000 मोहित की आज की पूंजी है, परंतु 80,000 उसका शेष, मतलब मोहित 2,000 रुपये बैंक से लेकर चले जाएंगे और सोहन, जिनकी पूंजी बनती 41,000 है, उनको दी गई पूंजी 40,000 है और वह 1,000 रुपये बैंक से लेकर चले जाएंगे। और नीरज, जो हमारा सेवानिवृत्त साझेदार है, वह फर्म को छोड़कर जा रहा है। हमें उसके पूरे 65,000 रुपये बैंक से अदा करने होंगे। और कुछ इस तरह साझेदारों के खाते पूरे होते हैं। अब यह जो भी शर्तें हमने पुनः मूल्यांकन खाते और साझेदारों के खाते में करी है, यह सभी शर्तें अपने अपनी संपत्तियों और देयताएं में ठीक करके तुलन पत्र में लिखी जाएंगी। जैसे भवन, 1 लाख का भवन 20% अधिक होके दिखाया जाएगा। 50,000 की मशीन 10,000 कम करके दिखाई जाएगी। स्टॉक जितना था उतना ही दर्शाया जाएगा। देनदारों के ऋण 17,000, 20,000 में से 1,000 का प्रावधान पहले से ही था और 2,000 का प्रावधान हमने अब और बनाया। लेनदार 21,000 के ही थे और वह अब भी 21,000 के ही हैं। अब यह बैंक अधिविकर्ष, इसके लिए हमें एक खाता बनाना होगा, बैंक रोकड़ का खाता, जो इस प्रश्न की आखिरी मांग है। और आप देख चुके हैं कि मोहित और सोहन यह हमारे बचे हुए साझेदार हैं और इनकी पूंजी 80,000 और 40,000 तय की गई थी। अब मैं आपको प्रश्न की आखिरी मांग, जो बैंक रोकड़ खाता है, वह बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप यह देख लीजिए कि आपके पास बैंक में पहले से ही 14,000 रुपये थे और पूरे प्रश्न के दौरान बैंक में कई बार पैसा लाया और ले जाया गया है। जैसे नीरज को 65,000 रुपये दिए गए, मोहित को 2,000 रुपये दिए गए और सोहन को भी 1,000 रुपया दिया गया। तो चलिए बैंक खाता बनाया जाए। बैंक क्योंकि एक एसेट है, संपत्ति है, तो उसका शेष डेबिट साइड से शुरू किया जाएगा और क्रेडिट अर्थात जमा से किसी भी संपत्ति को घटाया जाता है, क्रेडिट साइड से किसी भी संपत्ति को घटाया जाता है। 2,000 मोहित को दिया गया, 1,000 सोहन को दिया गया और 65,000 जाने वाले साझेदार नीरज को दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि 14,000 के शेष में से आपने 68,000 रुपये तीनों साझेदारों को दिए। इस तरह से बैंक में आपका जो शेष है वह माइनस में अर्थात ओवरड्राफ्ट रह जाता है और वह निकला 54,000। और क्योंकि यह हमारी एक देनदारी है, हमने यह पैसा बैंक को देना है, इसलिए यह आपकी दायित्व अर्थात लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। इस प्रकार तुलन पत्र खत्म होता है और यह प्रश्न भी। विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उनका अभ्यास करें। अब हम सीखेंगे ऋण खाता। देखिए प्रश्न आपके सामने है। अमरेंद्र, महेंद्र तथा जोगेंद्र एक फर्म में साझेदार हैं। महेंद्र फर्म से सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है। महेंद्र उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके 60,000 रुपये दें हैं। मैंने कहा हम सीखने जा रहे हैं ऋण खाता। जैसे पिछले प्रश्न में हमने जाने वाले साझेदार को पैसा चुका दिया, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होगा।
हो सकता है कि जाने वाले साझेदार को जो रकम हमें चुकानी है वह हमारे पास ना हो, वह रकम हमारे लिए एक लायबिलिटी है, एक लोन है, एक ऋण है, जैसे एक बैंक का लोन होता है। अब हमें बैंक के लोन पे भी ब्याज देना होता है, तो ठीक इसी तरह हमें इस साझेदार के ऋण के ऊपर भी ब्याज देना होगा, जिसको अलग अलग विधि से अलग अलग फर्म दिया करती हैं। हमारे पास भी इस तरह की 3 विधि हमारे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में है, तो चलिए उसमें से एक विधि आज सीखते हैं। पहली विधि में कहा गया है कि जो भी शेष राशि है उसकी 4 वार्षिक किश्तें 12% ब्याज के साथ दी जाएं। जैसे कि हम जानते हैं 60,000 रुपए की 4 किश्तें 15-15 हजार होती हैं, परंतु विधि में कहा गया है कि यह 12% ब्याज के साथ अदा करनी होगी। अब हमें एक ऋण खाता बनाना है। ऋण क्योंकि एक लायबिलिटी है तो वह क्रेडिट साइड से शुरू होगा और यह ऋण हर साल के आखिरी दिन किश्तों के रूप में 4 किश्तों के रूप में चुकाया जाएगा। 12% के ब्याज के अनुसार पहले साल का ब्याज हुआ 7200 रुपये, और क्योंकि जो हमारी किश्त है वो ब्याज और 15,000 रुपये मिला के अदा की जाएगी, तो देखिए डेबिट साइड से पहली किश्त 15,000 और 7200 मिला के 22,200 रुपये अदा कर दिया गया है, और पहले साल के अंत में जो शेष ऋण बचा वह बचा 45,000। और अब दूसरे साल जो ऋण बचा वह बचा 45,000, उसका 12% ब्याज बना 5400 रुपया। 5400 रुपये जमा 15,000, 20,400। अब ऋण की जो शेष राशि बची वह है 30,000। अब तीसरे साल में 30,000 का 12% ब्याज 3,600 रुपये और किश्त 15,000 जमा 3,600 18,600। अब जो बचा हुआ ऋण है वह है 15,000, और यह आ गया आपका चौथा साल। चौथे साल में 15,000 के ऋण पे 12% ब्याज बनता है 1,800 रुपये, और यह चौथे साल के अंत में 16,800 रुपये का आपने किया भुगतान और आपका ऋण खाता होता है खत्म। तो कुछ इस तरह हम ऋण खाता पूरा करते हैं। आप सभी इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अपनी पुस्तक से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।